नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर अयोध्या से, जहां पर सीएम योगी की बड़ी सौगात मिली है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी ने दी है। प्रबुद्ध जन सभा के मंच पर सीएम योगी ने 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंच चुके हैं और यहां से बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को दी गई है सीएम की तरफ से। अयोध्या को सीएम ने बड़ी सौगात देते हुए विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रबुद्ध जनसभा के मंच पर सीएम योगी मौजूद हैं और 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा इस मंच से किया गया है। आज सुबह से हमने देखा था किस तरह से सुबह पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी पहुंची, वहां पर दर्शन पूजन की। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के समाप्त होने के बाद सीधे प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे और अब यहां से अयोध्या के वासियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से। प्रबुद्ध जन सभा के मंच पर सीएम योगी ने 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और इस दौरान उन्होंने अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात दी है। 46 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। लोग भी इनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। जितिन प्रसाद को भी आप देख सकते हैं मंच पर, वो भी उपस्थित हैं। और आज मुख्यमंत्री सुबह सुबह 11 बजे के आसपास अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने दर्शन पूजन के बाद विकास कार्य जो अयोध्या में चल रहे हैं, खासतौर पर राम मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर जो इस वक्त काम चल रहा है, उसकी समीक्षा बैठक की है अधिकारियों के साथ। और इसी पर बातचीत करने के लिए निमेश इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, आज देखा हमने कि किस तरह से मुख्यमंत्री जब सुबह पहुंचे तो पूजा अर्चना और उसके बाद विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस वक्त अब प्रबुद्ध सम्मेलन में है, वहां से क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री इस समय प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद सीधे अयोध्या धाम वापस आएंगे, जहां पर 41वें रामायण मेला में का उद्घाटन करेंगे। इस दरमियान अयोध्या के जो वरिष्ठ संत समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। 41वां रामायण मेला इस बार बेहद खास होगा और लगभग 16 साल बाद ऐसा मौका होगा जब कोई मुख्यमंत्री इस रामायण मेले का उद्घाटन करेगा। इस मेले में इस बार तमाम रामायण से जुड़ी हुई तमाम धार्मिक संस्कृतियां देखने को मिलेंगी और इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री एक फूड प्लाजा का भी सौगात अयोध्या वासियों को देने जा रहे हैं, जो भारत के विभिन्न पारंपरिक राज्यों के व्यंजनों का स्वाद अयोध्या में नियमित तौर पर जो यहाँ आने वाले पर्यटक हैं और श्रद्धालु हैं वो ले सकेंगे। इसके अलावा आज करीब 1 घंटे से ज़्यादा मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट और विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें विस्तृत हर एक बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा पर चलेंगे, जिसमें मुख्य सचिव उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के मंत्री जतिन प्रसाद भी इस बैठक में शामिल हुए और प्रगति की जो रिपोर्ट थी, जो 2047 विजन डॉक्यूमेंट है, नव्य अयोध्या का जो कॉन्सेप्ट है और जो अयोध्या के विकास कार्य है, इनको लेकर बिंदुवार चर्चा की। अधिकारियों ने अपनी प्रगति बताई, जिस विकास की जो योजनाएं हैं उनको कब पूरा होना था, अब तक कितना चल चुकी हैं, क्या बाधाएं आ रही, इन तमाम बिंदुओं पर सिलसिलेवार मैराथन बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश भी यहाँ के अधिकारियों को दिए हैं और अब करीब आधे घंटे का समय उन्होंने सर्किट हाउस में बिताया, जहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ एक छोटी सी वार्ता की है। उसके अलावा अब प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन के मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लेकिन यहां से हमने देखा कि 46 ऐसे परियोजनाएं थी जिसका आज लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें क्या क्या परियोजनाएं हैं निमेश? जी देखिए, जो परियोजनाएं थी, जो लोकार्पण होना है, उन तमाम परियोजनाओं और लोकार्पण का इस बार जो मुख्यमंत्री यहाँ पर जो विकास की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के लगातार काम कर रहे हैं और जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका विकास की जो योजनाएं हैं वो सौगात अब रामायण मेले के दरमियान सीएम देंगे। सीएम के द्वारा तमाम और भी जो विधिक जो इस समय के विकास की जो बड़ी योजनाएं हैं उनको लेकर और सौगात को लेकर एक मंथन विशेष की जा रही है। जी
बिल्कुल अनिमेष, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो चलिए विकास कार्यों की समीक्षा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए कि किस तरह से इस धर्म नगरी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, इसके लिए रामायण मेले की भी शुरुआत की गई है। आपने बताया कि एक फूड मेले का भी यहाँ पर या फिर जॉइंट बनाया गया है, उसमें भी वो किस तरह से डिजाइन किया गया, किस तरह से बनाया गया है लोगों के लिए। अब देखिए, जो पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। जब से दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया, जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, तब से पर्यटन की जो योजनाएं हैं, जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में रामनगरी में देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने एक फूड प्लाजा का आज सौगात अयोध्या वासियों को मिलेगी, जिसमें पर्यटक अयोध्या समेत जो पूरे भारत के विभिन्न पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, उनकी जो उनका स्वाद के जो शौकीन है वो अयोध्या में एक ही स्थान पर, एक ही स्थल पर ले सकेंगे, जिसको लेकर ये तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है निमेश, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रामपुर उपचुनाव में आजम खान की प्रेस वार्ता हुई। अखिलेश और उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसा आजम ने। उन्होंने कहा कि मुझे तो वोट देने तक का अधिकार नहीं है, बस वोट मांगने का अधिकार बाकी है। खबर है कि अखिलेश जयंत आने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आजम खान ने ये तमाम बातें की। उनका कहना था कि किस बात के लिए यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो चुनाव है ही नहीं। अखिलेश यादव से एक आग्रह करेंगे कि इसी से जाकर कहे कि बीजेपी प्रत्याशी को जितवा दे। यहाँ चुनाव की क्या जरूरत है। गलियों में फ्लैग मार्च हो रहे हैं, बीजेपी की तरफ से दहशत फैलाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एसपी को वोट देने पर धमकी भी दी जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां तक कर रही है कि घर खाली कराने की धमकी तक दे रही है लोगों से। मैं तो सिर्फ कैंडिडेट नहीं हूं, सजा याफ्ता हूं। तो इस तरह की प्रेस वार्ता में आजम खान ने ये तमाम बातें कही। आने वाले हैं ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है, चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहां है ही नहीं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजम खान ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा है, बीजेपी यहां पर धमकाने और डराने का प्रयास कर रही है। बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आजम खान को हमने देखा है लगातार इस तरह से आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं, और इस बार तो उन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ जो भी एसपी को वोट दे रहा है उसको धमकाया डराया जा रहा है। क्या इस मामले में किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज कराई है या सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है आजम खान ने? देखिए, आजम खान ने देर रात पीसी करी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सपा के जितने भी गढ़ हैंगे, ये सपा की जो भी गलियां हैं, गलियों में दहशत फैलाई जा रही है और क्या कहते हैं पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है, जिसके कारण जो ये कह रही है कि यहाँ तो इस समर्थन में वोट क्या कहते हैं करने को कह रही है, वरना फिर वो घरों से जो खाली कराने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस एक दहशत बना रही है। वहीं आजम खान ने ये भी कहा कि जो तंज कसते हुए अखिलेश यादव पे कहा कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी का रामपुर आने की सूचना मिल रही है, लेकिन वो रामपुर आकर के क्या करेंगे जब यहाँ पे चुनाव हो ही नहीं रहा है। और बल्कि मैं तो अखिलेश यादव से आग्रह करूंगा कि वो चुनाव आयोग से सीधे निवेदन करें कि वो भाजपा प्रत्याशी को
क्यों मतलब प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दे। तो कहीं ना कहीं आजम खान को इस बात का डर है कि जिस तरह से उनके पार्टी के लोग भाजपा में जा रहे हैं और दिन ब दिन वो लोग छोड़ करके उनको क्या कहते हैं भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार उनका जीतना जो है लगता है मुश्किल है और उनको जो भाजपा प्रत्याशी है कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह से क्या कहते हैं ये जो क्या भाजपा प्रत्याशी है, उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि वो निवेदन करें भाजपा प्रत्याशी को जो क्या कहते हैं जीता हुआ घोषित करें। जी ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इटावा से खबर लेते हैं जहां पर रेलवे काउंटर से प्रचार का मामला सामने आया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का बयान अब संज्ञान में आया है। मामला उन्होंने बताया कि इस पर जांच शुरू हो गई है, संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, रेलवे अधिकारी करेंगे कार्रवाई, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि इंक्वायरी काउंटर पे पहुंचकर कुछ लोगों ने एसपी जिंदाबाद और डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अब उस पर कार्रवाई की बात हो रही है। अधिकारी जो हैं उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का बयान आया है कि पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है, संबंधित कर्मचारी के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी। और इटावा से खबर है जहां पर रेलवे काउंटर से प्रचार का आरोप, डिंपल यादव के लिए प्रचार का आरोप लगा, इंक्वायरी काउंटर से प्रचार का आरोप लगा, जहां पर इटावा जंक्शन से प्रचार करने का आरोप लगा। रात करीब 10:50 पर यह अनाउंसमेंट किया गया था और उसी को लेकर अब जो मुख्य सूचना अधिकारी उन्होंने कह दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कर्मचारी जो उस वक्त वहां पर रात में मौजूद थे, उन्होंने कैसे इन लोगों को अंदर आने दिया जिससे कि एनकाउंटर काउंटर पर ये जिंदाबाद के नारे लगे हैं। अनाउंस हो रहा था, आप यहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, रिकॉर्ड किया मैंने, रिकॉर्ड है आपके पास रिकॉर्ड है? भेज दिया, जहाँ भेजना था भेज दिया है मेरे पास। आपने किसको भेजा? कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ। वो दिखाया, लिखने वाला कार्ड मेरा। चलो, ये तो ट्रेनों के लिए अनाउंस के लिए है, उसी में अनाउंस हुआ। ये पॉलिटिकल अनाउंस यहाँ से हुआ? हाँ जी, डिंपल यादव जिंदाबाद। तब तो मैं उठा, अन्यथा मैं नहीं बोलता। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं साधु आदमी, मेरे लिए सब बराबर है। नहीं ऐसा, डिंपल हो चाहे जोगी हो चाहे मोदी हो, सब बराबर है। लेकिन जब मैं देखा रेलवे इंक्वायरी से अनाउंस हो रहा है कि डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, तब मैंने बोला बेटा। रात लगभग 11 बजे के आसपास जो आपका पूछताछ आजकल जो सहयोग काउंटर हो गया है, जिससे ये अनाउंसमेंट ट्रेनों का होता है, इससे डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, कई बार कम से कम 15 से 20 बार ये नारे लगे कि डिंपल यादव जिंदाबाद। इसके बाद जो पब्लिक थी, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने देखा कि ऐसा क्या हो गया एकदम, तो वहाँ पे जो था उसने मतलब एकदम गुमराह करने की कोशिश करी। मेंस यूनियन का है और पब्लिक जब बहुत ज़्यादा भड़की तो उसने माफ़ी मांगी। उत्तर प्रदेश के इटावा जंक्शन स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय से देर रात करीब 11 बजे के आसपास एक ऐसा वाकया घटा है जिसको लेकर के अब सरगर्मी बनी हुई है। असल में ऐसा कहा गया है, मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में उतरी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव के पक्ष में यहां से एक संदेश जिंदाबाद का तो जारी हुआ ही है, साथ में ही उन्हें मत देने की अपील का भी संदेश जारी हुआ है, जिसको तमाम ढेर सारे लोगों ने सुना है। कुछ लोगों ने इस बात की आपत्ति भी दाखिल की है। राजकीय रेलवे पुलिस में जा कर के उन्होंने इस बात की शिकायत की है। हालांकि जो लोग यहाँ ड्यूटी पर तैनात थे, उन लोगों ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दे दी है। ऐसा कहा गया है, रेलवे यूनियन के कुछ कर्मी यहाँ से प्रयागराज के लिए जा रहे थे। इसी बीच करीब आधा दर्जन के आसपास लोग पूछताछ कार्यालय के अंदर गए और मोबाइल में जो रिकॉर्ड संदेश था उन्होंने किसी तरीके से उसको यहाँ से जारी कर दिया, जिसको ढेर सारे तमाम लोगों ने सुना है। अब जो शिकायत स्थानीय स्तर पर भेजी गई है वरिष्ठ अधिकारियों को, उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर के सामने आती है, वो तो तब तय होगा जब अधिकारी। और इस वक्त इटावा से हमारे साथ खुद दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, ये मामला संज्ञान में आया, अब इस पर कार्रवाई की बात हो रही है, किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर अब तक की गई है?
चूँकि यह पूरा मामला रात 10:50 के आसपास का है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि मैनपुरी संसदीय सीट से उतरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव के समर्थन में कुछ लोग आते हैं, जिनको रेलवे के रिटायर्ड कर्मी बताया गया, जिनकी संख्या 6 के आसपास थी। पूछताछ काउंटर में पहुंचते हैं और अपना मोबाइल पर संदेश जो था, जिसमें डिंपल यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील थी। करीब 15-16 बार ऐसा हुआ। उसके बाद में वो सब लोग चले गए। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो लोग ऑन ड्यूटी थे, उन्होंने पूरा दस्तावेजी एक फॉर्मेट तैयार किया और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी। लेकिन खुल करके कोई सामने नहीं बोल रहा था, चूँकि सब बंदिश में थे, अनुशासन के दायरे में थे। अब बात सामने जब आई है कि इस खबर का न्यूज़ 18 पर प्रसारण शुरू हुआ है, उसके बाद में प्रयागराज में बैठे हुए अधिकारियों की तरफ से ऐसा बोला गया है कि जो लोग ड्यूटी पर थे उनकी लापरवाही है और उनके खिलाफ कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद मुझे लगता है कि देर शाम हर हाल में निलंबन जैसी या कोई अनुशासन से जुड़ी हुई बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरठ से खबर लेते हैं, जहां पर आरएलडी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। आरएलडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं कई नेता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को ज्वाइन करवाया। प्रदेश संगठन मंत्री यशवीर सिंह ने पार्टी छोड़ी, यानी कि आरएलडी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। वहीं क्षेत्रीय संगठन मंत्री आरएलडी भोपाल सिंह गुज्जर ने भी पार्टी छोड़ दी है। यहां तक कि महिला प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय अध्यक्ष नेहा सिरोही ने भी पार्टी छोड़ दी है। SC/ST के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय जाटव ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, विधानसभा का चुनाव लड़े आदरणीय यशवीर सिंह जी आज हमारे साथ हमारे परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। लोकदल से विधायक रहे मोदी नगर से आदरणीय सुदेश शर्मा जी भी हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। भोपाल सिंह गुजर पुत्र श्री मामचंद्र गुजर राष्ट्रीय लोकदल से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। वो 1995 से 2000 तक उप ब्लॉक प्रमुख का दायित्व उनके पास रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अनेकों दायित्व पर उन्होंने काम किया। संजय जाटव राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं और वो 2005 से 2010 तक जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में लोकदल के क्षेत्रीय